हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 223 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 224 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। 2 से 3 बार इस सीरीज को रिवाइज कर लीजिएगा। 224 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताइए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1992 से 1997 के बीच। जो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना है यह अपने लक्षित वर्षों से स्टार्ट नहीं हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच थी। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1990 में ही समाप्त हो गई थी और 8वीं जो योजना है ये 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ हो जानी चाहिए थे, लेकिन कुछ आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये अपने निर्धारित तिथि से 2 वर्षों के बाद प्रारंभ हो सकी। 225 है, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कितना परसेंट? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 5.6%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था, जो संपूर्ण योजना अवधि में प्राप्त संवृद्धि दर से अधिक और 7वीं योजना में प्राप्त संवृद्धि दर 6% से थोड़ा नीचे था। 8वीं योजना में प्राप्त वास्तविक संवृद्धि 6.8% वार्षिक थी। 226 है, भारत में योजना अवकाश यानी प्लान जो हॉलीडे था वो किस समय से किस समय के बीच रहा। देखिए, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, या किसके मॉडल पर ये मतलब कि आधारित था, ठीक है, इनका टाइमिंग क्या था, टाइम पीरियड क्या था और कब कब इन पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अवकाश दिए गए थे, यानी किन किन पंचवर्षीय योजनाओं को कब कब जो है अवकाश दिया गया, किन के बीच अवकाश हुआ, ये सभी डिस्कस जो है एक सेपरेट लेक्चर में किया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर जो है 5 इयर्स प्लान जो है उसको आप देख सकते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यहां से 1-2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जितने भी पंचवर्षीय योजना है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका जो वीडियो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इस चैनल के प्ले लिस्ट में 5 पंचवर्षीय योजनाएं से जो है मतलब कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, भारत में जो योजना अवकाश था कब था, तो 1966 से 1969 के बीच। देखिए, भारत पाक युद्ध 1965 में, भारत चीन युद्ध 1962 में और 1965-66 में गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना संवृद्धि के दृष्टि से पूरी तरह से असफल रहा। ठीक है, देखिए 5.6% विकास दर के लक्ष्य के विपरीत ये सिर्फ 2.8% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर पाया, तो याद रखिएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप इस योजना के अंतर्गत मूल स्तर में वृद्धि हुआ, खाद्यान्नों में कमी हो गई, विदेशी विनिमय संकट आदि अनेक समस्याओं से देश को जो है 2-4 होना पड़ा, अनेक समस्याओं से देश को गुजरना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में दीर्घकालिक आर्थिक आयोजन को 3 वर्षों के लिए यानी 1966 से 1969 के लिए स्थगित करना पड़ा। 1966 से 1969 के समय अवधि को भारतीय आयोजन के इतिहास में प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई, योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। 227 है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपको बताना है वो क्या थी। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो था 1997 से 2002 के बीच। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच थी। 228 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का जो औसत था वो क्या था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का जो औसत था वो कितना था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1985-86 में 30,564 करोड़ रुपए से बढ़कर अविकासीय व्यय यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1990-91 में 70,626 करोड़ रुपया हो गया। इस प्रकार इस अवधि में अविकासीय व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21% रही। ब्याज अदायगी, ठीक है, सुरक्षा, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा सब्सिडी के मदों में तीव्र वृद्धि अविकासीय व्यय में तीव्र वृद्धि के कारक रहे हैं। 229 है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन और विकास परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो जिला नियोजन पदाधिकारी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान जो प्रधान होता है वो जिला नियोजन अधिकारी होता है। 230 है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रवेश संख्या 20 में उल्लेखित है। तो ये समवर्ती सूची का विषय, इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर अगर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, अगर दोनों विधि बनाते हैं एक ही विषय पर, अगर इन दोनों के बीच कोई विरोध होता है, ठीक है, विधियों में लॉ बनाए गए हैं, अगर राज्य के द्वारा भी और केंद्र के द्वारा भी, अगर इन दोनों के बीच अगर टकराव होता है किसी लॉ को लेकर, किसी विधि को लेकर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? केंद्र के द्वारा बनाए गए विधि मतलब कि ज्यादा प्रभावी होगा। तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 231 है। पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? मैंने बोला था कि जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है, इनकी अवधि क्या है, इनका उद्देश्य क्या था, ये आपको जो है मतलब कि याद रखना है। और इसका एक सेपरेट वीडियो, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका एक सेपरेट वीडियो जो है बनाया गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको 5 इयर्स प्लान का जो है मतलब कि प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पूरा पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है किसने तैयार की थी? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये कौन थे? पीसी महालनोबिस। तो ये भारतीय सांख्यिकीय संगठन के तत्कालीन महानिदेशक थे और इन्होंने, महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। 232 है, 10वीं योजना की अवधि क्या है? 10वीं योजना की जो अवधि है वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो 10वीं जो योजना है इसकी जो अवधि है वो क्या है? तो 2002 से 2007 के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10वीं योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। 233, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1921, डी ऑप्शन। देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अवधि है 1891 से 1921 के बीच, और इस अवधि को अवरुद्ध जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। दूसरा है 1921 से 1951 के बीच, और इस अवधि को मर्यादित वृद्धि दर कहा जाता है। तीसरा है 1951 से 1981 के बीच, और इस अवधि को तीव्र ऊंची वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है। और चौथा जो अवधि है 1981 से 2001 के बीच, और इसको उच्च वृद्धि दर किंतु मंद होने के स्पष्ट संकेत के रूप में जाना जाता है। 1921 के बाद भारत जनांकीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था में ऊंची जन्म दर था, इसके साथ घटती मृत्यु दर पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि परिलक्षित होती है। 1921 के पश्चात भारत के जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से जनांकीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने के कारण ही 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। देखिए, उपयुक्त 4 अवधियों में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है आप देख सकते हैं 1891 से 1921 के बीच
प्लस 0.19% रहा। इसके बाद 1921 से 1951 के बीच प्लस 1.22%, 1951 से 1981 के बीच मतलब जो है आपका 2.220% और 1981 से 2001 के बीच 1.97% की बढ़ोतरी हुई और 2001 से 2011 के बीच 1.64% की बढ़ोतरी हुई। तो वृद्धि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 234 है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? भारत के जनसंख्या अध्ययन में वह कौन सा जनगणना वर्ष है जिसे डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो है आपका 1921 का, बी ऑप्शन। 235 है, भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? बताइए, भारत के ग्रामीण आबादी का कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 94%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2000 के अंत तक भारत की 94% आबादी ऐसी है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है और इसी प्रकार 2000 के अंत तक 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल है। प्रश्न संख्या 236 है, पूछा गया है कि वर्ष 2000-2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? वह कौन सा राज्य है जो 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो राज्य है वो साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उड़ीसा। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 64.8%। विकल्प जो दिए गए 3 राज्य जैसे महाराष्ट्र का है 76.9%, गुजरात का है 69.1%, पश्चिम बंगाल का 68.6%। साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 64.8% से अधिक है, जबकि उड़ीसा की जो साक्षरता है 63.1% है जो राष्ट्रीय औसत से कम थी। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता दर है वो है 70 प्लस है, यानी 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% साक्षर है और महिला 64.6% जो है साक्षर है। बिहार में 61.8% साक्षरता दर है, देश में ये साक्षरता के मामले में न्यूनतम है और राज्य में उड़ीसा की जो साक्षरता दर है वो 72.9% है, अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत थोड़ा ही ये कम है। 237 है, 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े जो हैं अगर बात करें तो आप इस आंकड़े को एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र का जो कुल शहरी जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत दिया गया शहरी जनसंख्या के राज्य के संदर्भ में वो है 45.2%। उत्तर प्रदेश का 22.3%, तमिलनाडु का 48.4% और केरल का 47.7%। यानी देश का नगरीकरण 31.1% है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है 10% के साथ, बिहार 11.3% के साथ और असम 14.1% के साथ। 238 है, देखिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य है? पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण जो अनिवार्य है वह संपूर्ण भूमि का 33%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में 66.67% वन आवश्यक है, जिसे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी देहरादून के द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल आप देख सकते हैं 8 लाख कितना 8 लाख आप देख सकते हैं
आप जो है यानी कि कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। 8 लाख मतलब कि 9,537 वर्ग किलोमीटर है। 8,09,537 क्षेत्रफल का जो आवरण है, मतलब कि कुल क्षेत्रफल का जो देश में कुल क्षेत्रफल का जो आवरण है कितना परसेंट है, तो 24.62% है। और जबकि वन आवरण जो है, ये वन आवरण और वृक्षा आवरण है दोनों, लेकिन जो डेटा इसके बाद जो डिस्कस करेंगे ये सिर्फ वन आवरण का है। कितना, एक मतलब कि जो सिर्फ वन आवरण है यानी कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। 21.71% यानी 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। 239 है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? बताइए, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन के रूप में इनका नाम विख्यात है। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और वृक्ष मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे। इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया पर्यावरण के क्षेत्र में। बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। विगत वर्षों में आप टिहरी बांध से मतलब कि आशंकित पारिस्थितिकीय विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे। 21 मई 2021 को इनका कोरोना से जो है निधन हो गया। 240 है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो स्थित है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर में। कहां पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। 241 है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा शहर है? इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता, बी ऑप्शन। ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कोलकाता था। ठीक है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार आप देख सकते हैं निम्नलिखित शहरों की जनसंख्या घटते क्रम में दी गई है: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद। ठीक है। इसके बाद है 242 नंबर। भारत में अर्बन यानी शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25.72%। ठीक है, कितना? 25.72%। राष्ट्रीय जनगणना 1991 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25.72% थी। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की 31.1% है। याद रखिएगा, न्यू डेटा इंपॉर्टेंट है। 243 है। 1991 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? 1991 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत थी? मतलब भारत की जो जनसंख्या है कितना थी, ये भी आप बता सकते हैं। प्रतिशत आपको कमेंट करके बताना है। भारत की जो जनसंख्या थी 1991 के जनगणना के अनुसार 84.4 करोड़। ठीक है, कितना? 84.4 करोड़, यानी 1991 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.64 करोड़ थी। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई लगभग। ठीक है, यानी 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितना परसेंट रही? तो 17.7%। 244 है। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? देखिए, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से, यानी जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में कोई सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मतलब कि हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1991 में अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि 23.85% रही। 10 की वृद्धि दर है ये। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़े के अनुसार जनसंख्या की 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट थी? तो 17.7%। 245 है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी?
नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा कमी का रुख दिखाती थी, यानी कमी का जो रुख था यह दर्शाती थी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.25% थी, जबकि वर्ष 1981 से 91 के बीच में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14% थी। 1981 से 91 के बीच जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर की कमी का रुख दिखाती थी। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1.64% रह गई। 246 से 1971 और 1981 के तुलना में 1981 और 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से क्या हो गया? बढ़ गया, एक ही रह गया, घट गया या घटती दर से बढ़ गया? तो देखिए इसका सही जवाब अगर होगा वो होगा सी ऑप्शन, घट गया था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 247, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश में मिलता है? तो प्रश्नकाल तथा विश्व बैंक के द्वारा अगर बात करें तो 1 जुलाई 2021 को जारी आंकड़े के अनुसार विकल्प सी आपका जो है सही उत्तर है, यानी चीन। ठीक है, याद रखिएगा, चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2020 में विकल्पगत देशों की जो जनसंख्या है चीन का सबसे ज्यादा है, इसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 248 है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई और पीआईओ या ओवरसीज इंडियन की कुल जनसंख्या जो है देख सकते हैं कितना करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा इतना भारतीय 44,60,000 भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। 249 से डेमोग्राफी यानी जनांकिकी, जो जनांकिकी है इसमें लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है बताइए? तो देखिए जनांकिकी में लिंग अनुपात का जो संदर्भ है वह है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1000 पुरुषों के तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। और लिंगानुपात कैसे निकलता है? तो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 1000। 250 है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नकाल के दौरान यानी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया, उस समय जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व यानी बिहार का जो जनघनत्व है 1106 है। ये भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है। 251 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भारत के वह कौन से राज्य हैं जो सबसे जनसंख्या घनत्व वाले मतलब कि राज्य हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद 252 है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर है क्या है? कितना प्रति 1000 है? 1991 के जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जन्म दर है वो क्या है? तो जन्म दर है 30 प्रति 1000 पर। कितना? 30 प्रति 1000। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर बात करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जन्म दर 30 प्रति 1000 थी। अक्टूबर 2021 में जारी एसआरएस बुलेटिन के अनुसार 2019 में भारत की जन्म दर 19.7 है, जबकि बिहार की जन्म दर 25.8 है, जो कि सबसे ज्यादा है। 253 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है प्रतिशत दर्ज की गई है? यानी सबसे साक्षरता दर वाला वह कौन सा धार्मिक समूह है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही जवाब हो जाएगा जैन, डी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक आधार पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा जैनों की है, 254 है।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्रियों दोनों में, फीमेल और मेल दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की सबसे कम है, न्यूनतम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार की, सी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुष और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य की न्यूनतम है, कम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% और महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। 255 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी यानी आदिवासी का सबसे ज्यादा प्रतिशत राज्यों में मिजोरम 94.4%, जबकि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 94.8% है। याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है, यानी सेशन तो समाप्त हो ही गया, लेकिन इकोनॉमिक्स जो था, जितने भी इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न थे वो हम लोगों ने आज का जो सेशन है इसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में सामान्य विज्ञान से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।